नमस्ते साथियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजक यौगिक से। नंबर 1 समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। नंबर 2 होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं। और नंबर 3 केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं। और इन तीनों से बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है। तो बिना टाइम खराब किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने जो 3 टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, समन्वय संख्या। पहले क्या लिखा है, समन्वय संख्या। नंबर दूसरा हम लेंगे होमोलैप्टिक एवं हेट्रोलैप्टिक संकुल। और तीसरा टॉपिक हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या कह सकते हो। तो इन तीनों को हम डिटेल से पढ़ने वाले। तो पहला टॉपिक अपना क्या है आज का, अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समन्वय संख्या या इसको आप उपसंयोजन संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर, और शॉर्ट में लिखेंगे तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो शॉर्ट में इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CN से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CN से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ कितने लिगेंड उपसंयोजक बंध बनाते हैं, तो उन उपसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। नॉर्मली हम इसको लिगेंड से काउंट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान देना है इस शब्द के लिए। तो क्या कहेंगे कि समन्वय संख्या। तो स्टार्ट करें बेटा, रेडी, नोटबुक ले लिया आपने। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि उपसंयोजन यौगिक में, उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड द्वारा, उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड द्वारा बनाए गए उपसंयोजक बंधों की संख्या, उपसंयोजक बंधों की संख्या समन्वय संख्या, शॉर्ट में क्या बोल दोगे, CN, समन्वय संख्या कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंड के मध्य जितने उपसंयोजक बंध का निर्माण होगा उसकी समन्वय संख्या भी उतनी होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम समझना चाहें, जैसे यहाँ से, जैसे मैंने लिखा K4 FeCN6। अब आपसे पूछा कह रहे हो, बड़ा सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। CN कैसा लिगेंड है, एक तंतु लिगेंड है। साइनाइड, साइनो बोलते हैं, एक तंतु लिगेंड है। तो एक लिगेंड कितना बंध बनाएगा, एक। तो 6 लिगेंड के द्वारा कितने उपसंयोजक बंधों का निर्माण होगा, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और एग्जांपल एक और, CONH3 6Cl3। तो सीधी बात है कि इसमें अब लिगेंड कितने हैं, अमोनिया लिगेंड है जिसको एमिन बोलते हैं, जिसकी संख्या कितनी है, 6। तो एक NH3 एक उपसंयोजक बंध बनाएगा, तो कुल
उपसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 6। जैसे और भी एग्जाम्पल हम लिखना चाहें यहाँ तो लिख सकते हैं कि प्लेटिनम Cl2 NH3 अब देखो गौर से, Cl भी लिगेंड है, NH3 भी लिगेंड है। तो NH3 कितने लिगेंड है, 2, और Cl भी कितने, 2। तो 2 दूनी कुल टोटल कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर अब जो लिगेंड 4 है, 2 और 2 4, और एक दंतु लिगेंड है, तो इनकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन आपको जो समझना है और वो याद रखना, वो यहाँ पर रखना है। क्या देखो क्या लिखा, कोबाल्ट En(3) कोष्टक बंद Cl3। अब देखो गौर से देखोगे, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि कितने लिगेंड है बेटा, 3 लिगेंड है। तो समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा, 3 नहीं होगी, क्योंकि देखो En कौन सा लिगेंड है, थोड़ा सा माइंड पे फोकस करें। En का क्या नाम था आपका, एथिलीन डाइएमीन। और एथिलीन डाइएमीन कैसा लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। और द्विदंतुक लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि ये En एथिलीन डाइमीन है, वो एक साथ कितने बंध बनाएगा, 2 बनाएगा। द्विदंतु लिगेंड का मतलब ये कितने बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा। तो जब एक लिगेंड 2 बंध बनाएगा, तो 3 लिगेंड कितने बंध बनाएगा, 6 बंध बनाएगा। अर्थात यहाँ पर समन्वय संख्या 3 नहीं होगी, समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CO OX3 ऑक्सलेटो है, 3 कोष्टक बंध K3। ये अब देखो ये लिखा हमने, कोबाल्ट के साथ कितने लिगेंड जुड़े, कौन सा लिगेंड, पहले तो OX, पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए। OX क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सेलेटो, C2O4 याद आया। तो ये भी कैसा लिगेंड है, द्विदंतु लिगेंड है। अर्थात एक लिगेंड कितने बंध बनाएगा, 2 बनाएगा। तो 3 लिगेंड 6, अर्थात इसकी भी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये 2 आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इनके लिए विशेष ध्यान रखना है, आपको याद करना है। बाकी तो सीधी बात है कि जितने लिगेंड होंगे, जैसे यहाँ पर कितने लिगेंड थे, 2 और 2 4। जैसे एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो, प्लेटिनम का ले लेते हैं। प्लेटिनम Cl Br NO2, Cl Br NO2, देखो Cl Br एक लिख दिया मैंने, NH3 चलो ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, एक लिगेंड Cl है, एक दंतु लिगेंड, एक लिगेंड Br है, 2 NH3 है। तो कुल लिगेंड कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष देखना कि वो लिगेंड बंध कितने बनाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ज़रा बड़ा टॉपिक नहीं, समन्वय संख्या। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक क्या लिखा था हमने, समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में क्या कहेंगे, CN। मेन बात याद क्या रखनी थी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ कितने बनाते हैं उपसंयोजक बंध, वो संख्या क्या कहलाएगी। नॉर्मली क्या होता है, एक दंतु लिगेंड जुड़ा होता है तो एक बंध बनेगा, लेकिन विशेष आपको याद क्या रखना है, द्विदंतु लिगेंड का। किसका, द्विदंतु लिगेंड का मतलब एक लिगेंड कितने बंध बनाएंगे, 2 बनाएंगे। अपनी इस नई NCERT बुक के अकॉर्डिंग केवल 2 द्विदंतु के अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो En एथिलीन डाइएमीन और एक ऑक्सलेटो C2O4 ये 2 द्विदंतु लिगेंड है। तो यह है, तो बंधों की संख्या डबल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि बिल्कुल ईजिली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसको मिटा के बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत इजीली है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चैप्टर के एंड में मैं कुछ ऐसे प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस भी ज़रूर करवाने वाला हूं। तो मिटाते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। थोड़ा सा अगर आप नाम पे गौर कर लोगे तो बिल्कुल शायद 2019 या 2018 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है।
देखो बात करें यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, होमो लेप्टिक तथा हेट्रो लेप्टिक संकुल। क्या लिखा बेटा आज, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल। नॉर्मली हम इन्हीं शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इनके हिंदी शब्द, हिंदी टर्म्स की बात करें तो इनको हम समजात और विषमजात संकुल भी कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, होमोलेप्टिक को अगर हिंदी में लिखना चाहो तो क्या होता है, समजात, और हेट्रोलेप्टिक का मतलब हो जाएगा विषम जात। लेकिन नॉर्मली शब्द आपके क्या काम में चलता है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इस कारण इसको आपको ये रखना, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो क्या लिखा, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो बड़ी सीधी सी बात है कि जब ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से केवल एक ही प्रकार के धातु परमाणु जुड़े हो, मतलब सब के सब लिगेंड समान हो, एक ही प्रकार का दाता परमाणु जुड़ा हो, अर्थात सब के सब लिगेंड समान हो, तो वो कहलाएगा होमोलेप्टिक। और एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु जुड़े हो, मतलब लिगेंड अलग अलग भी हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, हेट्रोलेप्टिक। तो लिख लेते सिंपल सा, कोई विशेष टॉपिक नहीं है कि ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े रहते हैं, एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े रहते हैं, उन्हें होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। उन्हें क्या कहोगे, होमोलेप्टिक संकुल। जैसे सिंपल सा एग्जांपल की बात कर लें तो जैसे मैंने लिखा CONH3 6 3+। अब देखो इस कोबाल्ट से जो लिगेंड जुड़े वो सब के सब NH3 समान है, तो कौन सा हो गया, होमोलेप्टिक संकुल। एक और एग्जांपल ले ले इसमें कि FeCN6 3-, तो अब यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर इस FeC जितने भी लिगेंड जुड़े हैं वो सब के सब कौन से हैं, साइनो लिगेंड है, तो इसमें ये C इस Fe के साथ बंध बनाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब किसी संकुल में एक ही प्रकार के दाता परमाणु हो, अर्थात सब के सब लिगेंड समान हो, तो उसको आप क्या कहोगे, होमोलेप्टिक संकुल कहते। कोई विशेष बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात किसकी करें बेटा, हेट्रोलेप्टिक संकुल, तो वे संकुल या यौगिक लिख सकते हो, वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु जुड़े होते हैं। वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु जुड़े होते हैं, उन्हें हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। हेट्रोलेप्टिक संकुल एग्जाम्पल मैं समझाऊँ आपको। जैसे इसी का एग्जाम्पल मैंने कन्वर्ट कर लिया, COCl2NH3 4 2, यहाँ केवल आ गया प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेटा कि इसमें
दो लिगेंड तो Cl है, दो लिगेंड तो क्या है यहाँ पे Cl है, और 4 लिगेंड क्या है NH3। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि 2 दाता परमाणु Cl के हो गए और 4 दाता परमाणु NH3 के हो गए। तो सीधी सी बात है बेटा, लिगेंड जब अलग अलग होंगे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोलेप्टिक संकुल। क्या नाम दे दिया इसको हमने, हेट्रोलेप्टिक संकुल। और सिंपल से कोई विशेष बात नहीं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले ली इसका, जैसे ये एग्जाम्पल भी आपको पढ़ने को मिलता है, प्लेटिनम Cl2 NH3। तो यहाँ 2 दाता परमाणु Cl के और 2 दाता परमाणु NH3 के हैं। अब बड़ा सीधी सी बात है, ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा हम बात में नहीं करेंगे कि जब एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हो केंद्रीय धातु के साथ, जब सब के सब केंद्रीय धातु के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हो तो उसको तो हम क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक संकुल। और जब किसी संकुल के अंदर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका हेट्रोलेप्टिक संकुल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा आता है कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल की परिभाषा लिखिए, तो कोई विशेष बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, ऑक्सीकरण अंग, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंग हम कैसे ज्ञात करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों के आता है, उसको हमें सीखना, क्योंकि इसके बिना अपना इन कंपाउंड का जो नामकरण का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, जो हम अपनी कल की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका बेटा, फिर आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो बेटा, आगे बात करें। अगर आपको याद हो तो आपने 11th क्लास में एक टॉपिक था ऑक्सीकरण अपचन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं पहले कह दूँ कि यहाँ पर जब ऑक्सीकरण अंक हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें क्या आए, जितने भी लिगेंड है उन सब पर आवेश का पता हो। तो यहाँ मैं टॉपिक लिख रहा हूँ कि केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं इसको नॉर्मली, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसको ऑक्सीकरण संख्या भी कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या। अगर इंग्लिश में बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो शॉर्ट में क्या हो गया, ON। तो ये छोटी मोटी बातें, को विशेष बात नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, पहली बात होता क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जितने भी लिगेंड और जो आयन होते, प्रति आयन आपने पढ़ा हुआ शुरुआत में, उनको हटाते हैं। हटाने के बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश शेष बचता है, जो आवेश शेष रहता है, उससे हम क्या बोलते हैं, उस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या। कोई विशेष बात नहीं, डेफिनेशन हम एक लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल की हमें विशेष प्रैक्टिस करनी है कि यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े सभी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन या यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े सभी लिगेंडों तथा प्रति आयन को हटा देने पर जो आवेश शेष रहता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन का ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। बेटा एग्जाम में डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, ये आएगा कि ऑक्सीकरण अंक हमें निकाले कैसे, हमें इसको याद
कैसे करें ये पूछा जाता है। तो उसकी अब बात देखना, उसको हम कैसे करें, लिखने का तरीका देखो यहाँ पे। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल समझा रहा हूँ, उसके बाद कुछ सवाल होंगे, उनकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको भी दूंगा। तो देखो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ सबसे सिंपल सा, कि मैंने लिखा यहाँ पर K4 FeCN6। क्या लिखा है? K4 FeCN6। पहली बात कि हम ऑक्सीजन अंक किसका ज्ञात करेंगे, माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का। तो इस कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कौन है? Fe। इतना तो आपने सीखा है। अब सबसे मेन तरीका होता है, जिसका ऑक्सीजन अंक आपको ज्ञात करना होता है उसको हम x मान लेंगे, और बाकी जितने भी आयन लिगेंड जुड़े हुए हैं उन सब का आवेश हमें पता, वो आवेश लिखकर इसको कैलकुलेट करना और कुछ नहीं है। जैसे समझना कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? Fe है। अब देखो पोटेशियम कितने हैं? 4। पोटेशियम कितने हैं? 4। अब आपको सबको पता है पोटेशियम पर आवेश कितना होता है? पोटेशियम कौन से वर्ग में आता है? पहले वर्ग में है, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है? +1। तो पोटेशियम कितने? 4 और प्लस का 1 चार्ज होता है। इसके बाद नेक्स्ट तत्व कौन आया आपका? Fe। F जिसका ऑक्सीजन अंक ज्ञात करना, उसको क्या मान लिया हमने? X। अब देखो Cn कितने हैं बेटा? 6। Cn कितने? 6। तो 6 लिख दिए। अब देखो Cn को आप बोलते हैं साइनाइड है, नाम है। Cn पर आवेश कैसा होता है? अभी हमने लिगेंड पढ़ाया था, मैंने लिगेंड में एक तंतु लिगेंड में मैंने कहा था कि आप इसको अच्छी तरीके से इन लिगेंडों के आवेश ज्ञात याद कर लेना। तो साइनाइड होता है जो, जिसको हम साइनो बोलते हैं लिगेंड के रूप में, उस पर आवेश कितना होता है? -1। कितना? -1। तो यहाँ -1 कर दिया, ठीक है। अब देखो इस पूरे कंपाउंड पे कोई प्लस माइनस है क्या? नहीं है। तो कुछ नहीं, मैंने यहाँ कितना कर दिया? 0 कर दिया। इसके ऊपर यहाँ लास्ट में देखो कोई प्लस माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं, तो 0, और जो हो +1 है तो +1, 2 है तो 2 बराबर लिख दिया। अब देखो +4 x -6 बराबर 0। तो देखो 4 में से -6 में से +4 गए तो क्या बच गया? x -2 बराबर 0। तो ये 2 उधर का जाएगा तो किसका हो जाएगा? +2। तो यहाँ पर इस Fe का ऑक्सीकरण अंक, यहाँ पर इस Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया? +2। कितना आ गया? +2। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं सिंपल सा। देखो यहाँ पे CO NH3 6Cl3 लिख दिया। क्या सीखा? जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, उसको हम क्या मानेंगे? x, और वो क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को क्या मान लिया? x। अब देखो NH3 कितने है बेटा? 6। NH3 कितने? 6। अब बेटा ये जब तक हल नहीं होंगे जब तक आपको इन पर आवेश के बारे में पता ना हो। तो अमोनिया जो NH3 है, अमोनिया पे क्या आवेश होता है? मैंने कहा था एक्वा, एमीन और कार्बोनिल, तीनों याद करें, तीनों उदासीन लिगेंड होते हैं और इन पे आवेश 0 होता है। तो इस NH3 पे आवेश कितना होगा? 0 लिख दिया। अब देखो कितने Cl? 3। फिर कल बाहर आई आंटी, हेलोजन जितने भी होंगे नॉर्मली -1। तो Cl का आवेश कितना होता है? -1। अब देखो यहाँ तक के कंपाउंड पे कोई प्लस माइनस है क्या? नहीं है। तो बराबर में क्या लिख दिया? 0। अब देखो जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना उसको x माना, 0 को 6 से गुना किया तो कितना आएगा? 6 नहीं आएगा बेटा, 0 आएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते कितना था? 0। और -1 को 3 से गुना किया तो -3 बराबर 0। तो अब देखो ये तो 0 गया, -3 उधर जाएगा और किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबर +3। तो यहाँ पर ये जो कोबाल्ट है इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु, उसका ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया? +3। तो नॉर्मली कुछ एग्जाम्पल बता दिए, अभी थोड़े से मैं टफ एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ जिससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि बिना ऑक्सीकरण अंक के आगे अपने चैप्टर में काम नहीं चलने वाला। और एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन आता है, एक कंपाउंड मिलेगा, इस कंपाउंड की समन्वय संख्या और केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं।
तो अब इसको मैं ऐसे मिटा देता हूँ और बुक के अंदर जो पार्ट के पीछे अपने अभ्यास क्वेश्चन दे रखे चैप्टर के पीछे उनका एक सवाल हल कर लेते हैं, जिसमें 3-4 एग्जाम्पल है, जिससे अपने को इजीली वो याद हो जाए। पूरा मिटा देते हैं तो सवाल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और अपने को समझ में भी टॉपिक भी है, कंसेप्टली पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये अपनी एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक में जो अभ्यास क्वेश्चन लास्ट में देने के पहले मैं सवाल लिख देता हूँ, जिससे आपको भी थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। जिनके पास बुक है वो अपनी इस एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 275 275 पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन पॉइंट 5 था इसका। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित उपसय संयोजन सत्ता में धातुओं के ऑक्सीकरण अंक का उल्लेख कीजिए या ज्ञात कीजिए। एक ही मतलब होता है। तो सीधी बात है, जो कंपाउंड दिए कौन कौन से, अब इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो आपको दिया है यहाँ पे CO, H2O, CN, एथिलीन डाइएमीन, कोष्टक बंद 3+, सॉरी क्या लिखा हुआ इसका 2+। ध्यान रखो प्लस माइनस जरा सा भी हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। दूसरा अपने को क्या एग्जाम्पल दिया है इसके अंदर, CO, Pr2, En2, कोष्टक बंद प्लस। तीसरा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं और फटाफट अगर आपको आते हैं तो जल्दी से इनके आंसर निकाल के कमेंट्स में बता दीजिए। जब तक मैं सवाल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर आपको इनके सवाल आते हैं तो जल्दी से इनको हल करके कमेंट्स में आंसर बता दीजिए। तो ये 5 सवाल दिए हुए हैं जो हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब देखो बेटा, हम बात करें पहली बात कि इनमें जब भी हमें ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ऑक्सीकरण अंक तो किसका होगा? केंद्रीय धातु लिखा ना, साफ साफ धातुओं का। तो देखो सीधी बात है, इसमें किसका होगा? कोबाल्ट का। यहाँ पर भी कोबाल्ट है, इसमें प्लेटिनम, यहाँ पर आपका आयरन और यहाँ पर आपका क्रोमियम। ठीक है। अब बेटा साथ में हम इनकी समन्वय संख्या भी पढ़ लेंगे। जैसे ये सवाल अच्छा है, अगर आपसे ये पूछा जाए, मैं ऑक्सीजन की बात नहीं, मैं समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर CN की बात कर रहा हूँ, तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? CN कितना आएगा इसका? जल्दी से देखो, एक लिगेंड ये, दूसरा लिगेंड ये, तो कुल लिगेंड कितने हो गए? 2 और 2 है एथिलीन डायमंड। हमें पता है एथिलीन डायमंड कैसा लिगेंड है? द्वितंतुक। तो 2 दूनी 4, 5 और 6, तो इसका CN नंबर अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखो ऑक्सीकरण अंक की बात करें, जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको क्या मानते हैं? X। अब देखो H2O यहाँ लिगेंड है, H2O पे आवेश कितना होता है? 0 होता है बेटा। उदासीन लिगेंड है तो आवेश क्या होता है? 0 होता है। CN पे अभी लिखा था हमने -1। एथिलीन डायमीन फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले पे देखो कहीं पर प्लस माइनस है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये भी उदासीन है। क्या है? उदासीन। तो कितने? 2, इस पे आवे 0। अब देखो लिख दिया। अब पूरे कंपाउंड के ऊपर कितना लिखा हुआ है? +2, तो यहाँ लिख दो +2। अब देखो x 0 का कोई लेन देन नहीं है, -1 ये भी 0 हो गया। इसका मतलब x - 1 बराबर +2। ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 + 1, तो x बराबर कितना आ गया? +3। तो एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि इसकी समन्वय संख्या और इसका ऑक्सीकरण अंक बताइए। तो इस कोबाल्ट की जो समन्वय संख्या है वो तो कितनी होगी आपकी? समन्वय संख्या तो कितनी है इसकी? 6 है। लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्सीकरण अंक है, वो कितना? ऑक्सीकरण अंक है वो +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखो अगला सवाल, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? CN कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो एथिलीन डायमीन कितने हैं? 2, और इनकी संयोजकता होती है 2। द्वितंतु लिगेंड हो गया। प्लस Br कितना होता है? 2, लेकिन
एक दंतुक, लेकिन इसको कैलकुलेट कर लो, 2 दूनी 4 और 2 6, तो इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखो ऑक्सीकरण अंक, जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना होता है उसको हमने क्या मानते हैं? एक्स। बी आर कितने हैं? 2। बी आर पे आवेश कितना होता है? -1। फिर कल भार आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1, तो -1। एथिलीन डायमीन कितने बेटा? 2 है। एथिलीन डायमीन पे आवेश कितना होगा? 0। अब इसी का ऊपर अब बराबर लगा दो, देखो कितना है? प्लस तो केवल प्लस लग दिया, प्लस का मतलब प्लस का 1 होगा। अब देखो x -2 ये 0, तो बराबर +1, तो x बराबर +1, तो +1 +3, तो x बराबर 2 धर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? +3। तो इसका मतलब यहाँ पर इस कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना गया? 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो बिल्कुल बेटा 2 इजीली समझ लिया। अब देखो इस पे आते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, CN की, CN कितने लिगेंड है? केवल 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो कितने हो गए? 4 हो गया। अब देखो इसका ऑक्सीकरण निकालना, तो जिसका ऑक्सीकरण निकालना उसको हमने क्या मान लिया? x। Cl कितने? 4। एक Cl पे आवेश कितना होता है? -1 बराबर, अब ये पूरे के ऊपर कितना? -2। -2 गए। अब बड़े इसको हल करते हैं, तो x -4 बराबर -2, तो अब -4 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? +2। ये तो माइनस का है, तो -2 + 4, तो x बराबर क्या बच गया? +2। तो यहाँ पर इस प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया? +2 आ चुके हैं। अब देखो ऐसा तो हमने अभी किया था कि पोटेशियम कितने? 3। पोटेशियम पे आवेश होता +1। ऑक्सीकरण जिसका निकालना उसको क्या माना? x। Cn कितने? 6। एक Cn पे -1। अब देखो पूरे पे आवेश 0, तो +3 हो गए। x -6 बराबर 0, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो यहाँ पर इस Fe का ऑक्सीकरण कितना आया? 3 आया है, लेकिन आपसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या पूछी जाएगी तो आंसर कितना होगा? 6। कहीं ये गलती ना हो जाए जल्दीबाजी में। क्लियर है? अब लास्ट की बात करते हैं। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण निकालना, क्या माना? x। अमोनिया कितने? 3। अमोनिया पे आवेश 0। Cl कितना? 3। एक Cl पे -1 बराबर 0, कोई आवेश नहीं है, तो x ये हो गए 0, वहाँ हो जाएगा, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीकरण कितना आ गया? +3 आ गए हैं। और देखो इस क्रोमियम की बात करें तो इस क्रोमियम की समन्वय संख्या 3 और 3 6, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इस एक सवाल में हमने 2 चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली कि एक ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा समन्वय संख्या की भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिए। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो बेटा कि इतना हमने सीख लिया। अब इस चैप्टर का जहाँ से 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो होता है इन उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो उस क्लास की बात हम कल करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो उपसहसंयोजक यौगिक है उनका IUPAC अर्थात नोमेनकल्चर हम किस प्रकार से करते हैं। तो कल की क्लास में मिलेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।